फेवरेट स्पीकर हैं, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एज ए डॉक्टर मैंने जितने भी लोगों को जानता हूँ सबसे ज़्यादा उनके पास नॉलेज है। सिर्फ हेल्थ के बारे में ही नहीं, और भी चीज़ों के बारे में, लेकिन हेल्थ के बारे में आप भी उनको सुनेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि इससे ज़्यादा नॉलेज आपने हो सकता है कि ना किसी को देखा हो जो इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें सीखने को, यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो आप लोग की जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं आज थायराइड पर बात करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह जी को। थैंक यू सर। जैसा कि हमारे मेंटोर संजीव जी ने हमारा परिचय दिया, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। यानी लोग जब बीमार पड़ते हैं तो मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरे दिल में, मेरे अंतर मन में, मेरे सोल में यही है कि लोग बीमार ही ना पड़े। तो जैसे लोग बीमार पड़ जाते हैं फिर डॉक्टर उनको ठीक करने के लिए उपाय करते हैं, तो बहुत हद तक बात बनती भी है। लेकिन अगर सब लोग फोकस करें तो बहुत सारी बीमारियां और उनकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो उन्हीं में से आज हम लोग बात करेंगे थायराइड पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, थायराइड ग्लैंड हमारे गले के ठीक सामने तितली के आकार की दिख रही है। तो आज इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपके जानने वालों में कोई महिला है जिसकी उम्र 40-50 के बीच में है, और वो आपके पास आती हैं और कहती हैं, मेरा वजन पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मुझे थकान रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि धड़कन मेरी कुछ कम चल रही है, धीमी चल रही है, जब चलते हैं तो धक धक करता है, कब्ज रहता है, नॉर्मली 3-4 दिन तक पीरियड आते हैं बस, लेकिन हमें वैसा नहीं है, हमें तो बस थोड़ा सा दिख के चला जाता है, आवाज थोड़ा सा मेरी भारी हो गई है, कर्कश हो गई है, कुछ काम में मन नहीं लगता है, उदास उदास बना रहता है, जोड़ों में जगह जगह दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है। तो हो सकता है उस महिला की थायराइड अंडर एक्टिव हो। अंडर एक्टिव का मतलब जितना एक्शन करना चाहिए उतना काम ना कर रही। तो जब थायराइड अंडर एक्टिव होती है तो ये लक्षण आते हैं जो मैंने बात किया है ना। कुछ लोग कहेंगे बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं। तो जब ये लक्षण हो तो डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं और डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं थायराइड की जांच कराने। तो जब हम थायराइड की जांच कराते हैं तो सामने आपके लिखा हुआ है T3 T4, और एक जांच और डॉक्टर कराते हैं, येलो कलर में सामने लिखा हुआ है TSH। तो थोड़ा सा हम फंक्शन को समझेंगे कि थायराइड का फंक्शन कैसे होता है। तो थायराइड हमारे गले के सामने ही रचना है, लेकिन थायराइड को कंट्रोल करने वाली हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क के आधार पर एक मास्टर ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मतलब अमृत जहां से निकलता है, मास्टर ग्लैंड वही सारा कंट्रोल करता है। अब उस पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड को भी कंट्रोल करने के लिए हमारे मस्तिष्क में, आप देख रहे होंगे, एक रचना है छोटी सी जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। वहां से एक हार्मोन निकलता है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है थायराइड के लिए, उसे टीआरएच बोलते हैं। तो टीआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, पिट्यूटरी से रिलीज हुआ टीएसएच, और टीएसएच ने स्टिमुलेट किया थायराइड को तो निकला T3 और T4। और आप बगल में देख रहे होंगे कैल्सिटोनिन भी लिखा हुआ है। कैल्सिटोनिन इटसेल्फ निकलता है थायराइड ग्लैंड से ही, लेकिन उसके फंक्शन डिफरेंट है। बस एक लाइन में उसके जान लीजिए कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए, इनफैक्ट कम करने में इसका रोल है। लेकिन आज हम बात करेंगे T3 T4 के बारे में। तो ये T3 T4 जो थायराइड से रिलीज होता है इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो यूं समझिए कि हम जो भी खाते पीते हैं, जैसा आप जानते हैं, उसको अंत में ऊर्जा में कन्वर्ट हमारी सेल्स करती हैं, हमारी कोशिकाएं ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। इस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और अगर थायराइड हार्मोन हार्मोन पर्याप्त रिलीज नहीं हो रहा है तो ऊर्जा का उत्पादन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, तो ठंड ज्यादा लगेगी। कुछ लोग होते हैं बहुत एंजॉय करते हैं ठंड को भी, और कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ठंड लगती है। क्यों? कि उनके शरीर में एनफ ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो रहा है और वजन बढ़ रहा है। और हार्ट को भी पंप करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, तो वहां भी उतना ऊर्जा नहीं है। तो हार्ट का जो नॉर्मल रेट है
72 बीट्स पर मिनट से वो नीचे रहेगा, और जब काम लिया जाएगा तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। मांसपेशियां भी कमजोर हो जाएंगी। क्यों? अगेन, मांसपेशियों को बनाने में जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को कब्ज भी रहेगा। क्यों कब्ज रहेगा? क्योंकि आंतों को जो गति चाहिए, क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टालसिस, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो डाइजेशन भी अच्छा नहीं रहेगा, हार्ट बीट भी अच्छी नहीं रहेगी, हाजमा भी कमजोर रहेगा। जाहिर सी बात है, दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहेगा तो फोकस कैसे होगा? स्लगिस हो जाएगा वो आदमी, आलसी जैसा आपको दिखेगा, और वजन बढ़ने लगेगा। तो ये थायराइड बॉडी की हर सेल में, ऊर्जा उत्पादन में, मेटाबॉलिज्म में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज की डेट में लगभग 4 to 5% तक की पॉपुलेशन इंडिया में थायराइड डिसफंक्शन से ग्रसित है। डिसफंक्शन में अंडर एक्टिव भी आ सकता है और ओवर एक्टिव भी आ सकता है। हमारे देश में जो ज्यादातर पेशेंट्स हैं, और लगभग दुनिया में 80% महिलाएं ही हैं। तो क्यों हो रहा है ये? तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण ऐसा देखा जा रहा है, ऑटो इम्यून। मतलब कुछ ऐसा है, हमारे शरीर का जो सिस्टम है, कुछ हमारी सेल्स हैं, इम्यूनिटी है, जहां पर यह हार्मोन बन रहा है, T4 ज्यादा रिलीज होता है, लेकिन उसको एक्शन में आने के लिए, मतलब एक्टिव पार्ट T3 होता है। तो आप देखें, जिस सेल में बन रहा है वो सेल के खिलाफ अगर जंग जारी है तो वो सेल ठीक से नहीं बना पाएगी। इसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो ये ऑटो इम्यून एक कारण है। दूसरा जो कारण है, न्यूट्रिशनल गैप। आप अगर देखते हैं T3 T4 नाम क्यों पड़ा है? तो T3 नाम पड़ा है, या T4, टी मतलब होता है थायरोक्सिन, टायरोसिन से बनता है। 3 जब एटम्स होंगे आयोडीन के तो उसे बोलेंगे ट्राई आयोडोथायरोनिन, और जब 4 होंगे आयोडीन के एटम्स तो बोलेंगे टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो यानी न्यूट्रिशनल गैप, आयोडीन की कमी है। तो जब आयोडीन की कमी होगी तो ये थायराइड फूल जाएगी। क्यों? टीएसएच पुश करेगा कि और काम करो, ज्यादा बनाओ, लेकिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है नहीं। तो यानी अगर आयोडीन की कमी है खाने में, जो कि इस देश में है, तो भी T3 T4 का निर्माण प्रभावित होगा। और दूसरा चीज है थायरोनिन, यानी ये प्रोटीन सेगमेंट है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन में एक पार्ट है हीम और दूसरा है प्रोटीन, वैसे ही T3 T4 में ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन में एक पार्ट है आयोडीन का, दूसरा मतलब प्रोटीन से बना। तो ये कारण है न्यूट्रिशनल गैप। तीसरा कारण है लाइफ स्टाइल। ऐसा माना जा रहा है कि हमारे देश में, स्पेशली लेडीज में, जो लाइफ स्टाइल है डिसिडेंट्री हो गई है। सिडेंट्री मतलब हमारा मूवमेंट, हमारा फिजिकल एक्टिविटी अप टू द मार्क नहीं है। तो ब्रेन को मैसेज आता है ज्यादा काम नहीं है, तो मैसेज क्या आता है? टीआरएच की क्या जरूरत है, मतलब पिट्यूटरी को सिग्नल देने की क्या जरूरत है, कि फिर पिट्यूटरी को सिग्नल देने की क्या जरूरत है, तो आगे टीएसएच को सिग्नल ग्लैंड को देने की क्या जरूरत है। मतलब जब हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो अगेन अंडर एक्टिव थायराइड हो जाता है। तीसरा, कुछ हमारे जो खाने में ऐसी चीजें होती हैं जो कह सकते हैं कि एंटी थायराइड होता है। जैसे जितने भी सरसों प्रजाति के, गोभी भी सरसों प्रजाति में आता है, बंद गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इस तरह से मूली, सलजम, इस तरह की जितनी भी सब्जियां हैं, इनमें यूं समझिए कि एंटी थायराइड है ये। इनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड को परफॉर्म करने में बाधा पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम इनको अच्छे से पका देते हैं तो वो एंटी थायराइड गुण काफी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए जैसे जो खाने की चीज लोग सलाद में यूज करते हैं, पत्ता गोभी या मूली या सलजम या इस तरह की चीजें, तो बेहतर है उसको पका के खाएं। स्पेशली उन लोगों को जिनको थायराइड की समस्या डायग्नोज हो गई है, उनको इन चीजों का विशेष ख्याल रखना है कि एंटी थायराइड जो खाने पीने की चीजें हैं वो हमारी डाइट में कम जाएं।
तो ये एक बेसिक चीज है जिसमें सबसे ज्यादा ऑटो इम्यून पर मैंने कभी पहले भी चर्चा की कि ऑटो इम्यून डिसीजेस मेन कारण है कोरोनिक डिसीजेस का, जिसमें जहां पर हमारी थायराइड है वो ग्लैंड्स के अगेंस्ट हमारी सेल्स एक्टिव हो जाती है, इम्यून सेल्स, और इस वजह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको 200 माइक्रोग्राम से ऊपर बाहर से वो टेबलेट ले रहे हैं थायराइड के, लेकिन फिर भी उनका कंट्रोल में नहीं है, यानी टीएसएच फिर भी बढ़ा है। टीएसएच कब बढ़ता है? जब T3 T4 ठीक से थायराइड नहीं बना पाती। याद रखें, थायराइड से रिलीज होता है T3 T4, लेकिन टीएसएच की भी जांच की जाती है। कभी कभी तो केवल टीएसएच की जांच की जाती है। टीएसएच तभी बढ़ा हुआ रहेगा जब T3 T4 ठीक से नहीं बन पाता, और टीएसएच निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर वाले यानी अगले वाले हिस्से से। तो ये थोड़ा सा हमने जाना थायराइड के बारे में। अब ये भी जाना कि क्या क्या लक्षण लेके लोग आएंगे। जैसे वेट गेन एक प्रमुख लक्षण है। अब कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाती है हमारी जो थायराइड है, हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो हाइपर एक्टिव हो जाने पर उसके उल्टे सिम्टम्स आएंगे। आदमी को जाड़े में भी गर्मी लगेगी, और गर्मी में तो गर्मी लगेगी, जाड़े में भी उसको पसीने आएंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा पसीना आ रहा है, हाथ हथेलियों में भी पसीना आ रहा है, हाथ ऐसे ट्रेमर्स होते हैं, कंपन होते हैं, आंखें उनकी थोड़ा सा बाहर जैसी लगी, बड़ी ज्यादा खुली हुई होंगी, है ना? थोड़ा सा आंख का गोला बाहर से निकला हुआ लगेगा, आपको लगेगा कोई घूर रहा है। तो जब हाइपर एक्टिव थायराइड हो जाती है तब ऐसा होता है। अगेन उसके भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण है आदमी मेंटली भी हाइपर एक्टिव हो कभी कभी। तो इसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, हाइपर एक्टिव के भी और हाइपो एक्टिव के भी। तो हम उस पर डिस्कस आज नहीं करेंगे। हम जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जैसे अगर हम मान लें 3% भी मान लें आबादी ग्रसित है, जो ज्ञात है किसी भी सोसाइटी में, हर सोसाइटी में पूरे वर्ल्ड में 1 से लेके 5% तक लोग इससे ग्रसित हैं, और 80% उसमें से महिलाएं हैं। और सबसे ज्यादा जो कॉमन टाइप है, इसके अलावा थायराइड में और सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कैंसर्स भी होते हैं, तो उसी को अलग अलग नाम दे गया। बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गई तो ग्रेव्स डिसीज, बहुत ज्यादा हाइपो एक्टिव हो गई, अंडर एक्टिव हो गई तो हाशिमोटो डिसीज। ये दुनिया भर के नाम दिए गए हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं आना है। हमारा जो मेन पर्पज है, अगर किसी का वजन बढ़ रहा है, किसी को ठंड बहुत लग रही है, कोई सुस्त है, कंफ्यूज रहता है, बाल पतले हो रहे हैं, भूख प्यास बहुत अच्छे से नहीं लग रही है, थकान बहुत है, तो हमें उनकी मदद करनी है, उनकी जांच को सजेस्ट करना है। और मदद क्या करनी है, कैसे उनकी थायराइड को एक्टिव किया जाए। तो थायराइड को एक्टिव करने के लिए हमारे पास जो सबसे प्रमुख साधन है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने में सहयोग करना। फिजिकल एक्टिविटी, जब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है तो नो डाउट थायराइड की भी एक्टिविटी इंप्रूव होती है, जो हम सभी के हाथ में है। दूसरा, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना जिससे T3 और T4 का निर्माण अच्छे से हो सके। याद रखें, एंटी न्यूट्रिएंट या एंटी थायराइड न्यूट्रिएंट में जो बाजार में सोया मिलता है दाना, वो भी आता है, लेकिन हमारे पास जो प्रोटीन है उससे आइसोलेटेड है, अमीनो एसिड आइसोलेट किया गया है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हमें थायराइड है तो हम ऑल प्लांट प्रोटीन लें कि नहीं? तो बिल्कुल लें, क्योंकि ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन का जो एक हिस्सा है वो प्रोटीन से बना है, अमीनो एसिड से बना है, और अमीनो एसिड हमें हाई क्वालिटी का लेना चाहिए, और जिनको भी मैंने रिकमेंड किया उन्हें फायदा हो। दूसरा, जिसमें आयोडीन हो। आज की डेट में लगभग सभी चीजों में आयोडीन है, और मिलाया जाता है, नमक में मिला हुआ आता है। और तीसरा, जो चीज आपके थायराइड के फंक्शन को इंप्रूव करे, एक्टिवेट करे। तो आप लोगों को पता है सेल के फंक्शन को एक्टिवेट करने में किन चीजों का रोल है। तो मैं जिनको भी रिकमेंड किया हूं सबको ऑलमोस्ट 100% फायदा हुआ है, अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव दोनों में। क्या फायदा हुआ है, क्या देने से और क्यों देने से? तो अभी मैंने बताया कि ऑटो इम्यून मेन कारण है जिसकी वजह से थायराइड का फंक्शन प्रभावित हो रहा है, और न्यूट्रिशनल गैप। तो ऑटो इम्यून और न्यूट्रिशनल गैप, तो ऑटो इम्यून में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं थायराइडाइटिस। जहां भी आइटिस लग गया तो थायराइड फिर आइटिस। तो जो थायराइडाइटिस है यानी कि सूजन, तो जहां भी ऑटो इम्यूनिटी होती है वहां सूजन भी होती है, क्योंकि हमारी इम्यून सेल्स वहां पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन पैदा करती है।
तो जो भी खाना इन्फ्लामेटरी है वो हमें कम करना है, और जो खाना एंटी इन्फ्लामेटरी है और जिस खाने में ऑक्सीडेंट्स की बजाय एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा है वो हमें लेना। तो वो हम लेंगे ही, लेकिन न्यूट्रिशन में क्या हम लेंगे ये थोड़ा सा समझना है। सबसे पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनिटी को भी बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो चीज है ओमेगा 3। ओमेगा 3 का डोज थोड़ा सा 3 या इससे ऊपर होना चाहिए। जिसको डायग्नोस हो गया है उसकी बात नहीं कर, और जिसको डायग्नोस नहीं हुआ है उसको भी वजन कम करने में ओमेगा 3 काम करता है। और कभी कभी तो जांच नहीं भी हुई है, उनका थायराइड फंक्शन भी इंप्रूव हो जाता है, वजन में भी इंप्रूव हो जाता है। तो सैल्मन ओमेगा 3 आपके पास रामबाण है, किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को बैलेंस करने में मदद करें। दूसरा हमारे पास जो है हमने बताया न्यूट्रालाइट डेली और नेचुरल बी। सभी मिनरल्स विटामिन की जरूरत होती है ताकि थायराइड प्रॉपर फंक्शन कर सके। हमें कई बार फल सब्जियां लेना चाहिए लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो CFB ऐड करना चाहिए। तो प्रोटीन पाउडर, ओमेगा 3 डेली, नेचुरल बी, CFB। अब इसके अलावा एक चीज और आती है कि कैसे इसको एक्टिवेट रखें और आगे दवा से भी छुटकारा मिल जाए। तो अश्वगंधा, अश्वगंधा मिनिमम 1 गोली सुबह शाम ऐड करने से थायराइड में फायदा दिखा गया है। अब अगर किसी को डायग्नोस है और 100 माइक्रोग्राम पर डे से ज्यादा ले रहे हैं और फिर भी ठीक से कंट्रोल नहीं है, तो जान लें कि उनको ऑटो इम्यून पक्का है। तो फर्दर उनको ऑटो इम्यूनिटी के लिए खान पान, जैसा कि मैंने कहा, कि थोड़ा सही करना पड़ेगा और लिवर को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो मिल्क थिसिल 3 बार जरूर लें। जब हमारे डाइजेशन अपसेट होता है तो जो हानिकारक चीजें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हम एब्जॉर्ब होकर हमारे लिम्फेटिक चैनल में जाती हैं। लिम्फेटिक चैनल में, जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा जो है कि गटर है, और वहीं पर हमारी इम्यून सेल्स भी रहती हैं। तो उस पूरे कबाड़े से निपटने के लिए इम्यून सेल एक्टिव हो जाती हैं और ऑटो इम्यून डिसीजेस को जन्म देती हैं। तो हमारा पेट भी साफ रहना जरूरी है और हमारा कचरा भी साफ होना जरूरी है जो फंसा हुआ है। तो आजकल मौसम बहुत अच्छा है, जिन लोगों को सूट करता है जिस तरह का साग, वो मॉडरेट अमाउंट में लें, एकदम से बढ़ाना दें, धीरे धीरे लें। रात का खाना हल्का लें, डाइजेशन सही रखें। और ये मेरे देखे में 100% लोगों को, जो जिनको 200 तक चल रहा था थायराइड की दवा, इंप्रूव हो गए। क्योंकि हमारी सेल बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, जो उसको चाहिए अगर दिया जाए सही ढंग से तो वो अपने को करेक्शन कर लेती है। तो शार्ट में मैंने बात किया क्या, थायराइड के बारे में। इसी के बगल में ही छोटी छोटी ग्लैंड और होती हैं जिन्हें पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होती हैं थायराइड पर ही होती हैं, लेकिन उनके काम अलग हैं। वहां से पैराथार्मोन निकलता है, और जैसा हमने कहा कि कैल्सिटोनिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना, और पैराथार्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। तो ये पूरा सब इंटरकनेक्टेड है, पूरी बॉडी एक दूसरे को एडजस्ट करती है। तो हम ये ना सोचें कि हम थायराइड अलग है, ब्रेन अलग है। जो हम फील करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम सोचते हैं, जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, हर चीज का हम पर असर पड़ता है। तो ये शॉर्ट में हमने बात किया थायराइड के बारे में और उसको नॉर्मल रखने के बारे में। अब आपके पास कोई सवाल है, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, बहुत बढ़िया। हम लोग एक बार बहुत बढ़िया क्लैप कर सकते हैं। इतने सिंपल तरीके से आज थायराइड के बारे में हम लोग को पता चला और हम लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। प्लस ये क्या होता है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं, सारी चीज़ें हमको जानने का मौका मिला। आप में से कोई पूछना चाह रहा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। तो एक एक करके अनम्यूट हम कर देंगे, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी कुछ पूछना चाह रहा हो, डिजिटल हैंड रेज करिए। तो सुनील सुनील एंड सीमा भारती जी, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। वेलकम। सर मेरा आवाज चली गई आपकी। सीमा जी, आवाज आपकी नहीं आ रही। एक एक मिनट, फिर से, हाँ, फिर से अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरा सवाल यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें थायराइड भी है और साथ में हमारा यूरिक एसिड भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो कौन से सप्लीमेंट उनको देने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यूरिक एसिड जो होता है यूरिया से बनता है,
और यूरिया बनता है अमोनिया से, और अमोनिया बनता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड जो हम खाते हैं दाल, मटर, मांस, इन सब से बनता है। तो खासकर राजमा और चना, यूरिन बेस जो जिनमें ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं, उनमें यूरिक एसिड की बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो चना और राजमा बोलिए कम करें। और ये प्रक्रिया जहां होती है वो हमारा लीवर है, यानी अमोनिया से यूरिया और यूरिया से यूरिक एसिड बनाने का जो काम होता है हमारे लीवर में होता है। तो ये दो चीजें कम करें। दूसरा, मिल्क थिसिल उसमें ऐड कर दें तो उनका यूरिक एसिड सामान्य हो जाएगा। चना राजमा परहेज करें, मिल्क थिसिल ऐड करें, और जैसा मैंने बताया थायराइड के लिए अगर उनको हाइपोथायराइडिज्म है तो अश्वगंधा, ओमेगा 3, नेचुरल बी, डेली प्रोटीन, ओमेगा और नेचुरल बी लें। ये चीजें अगर ज्यादा लग रही हैं तो अश्वगंधा, नेचुरल बी मिनिमम है थायराइड को एक्टिवेशन के लिए, लेकिन पूरा लेते हैं तो जल्दी फायदा मिलता है। ओवरऑल हाइपो का मतलब होता है काम ठीक से नहीं कर रही, उसको ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग जब हम सप्लीमेंट देते हैं तो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, आप उनको ये भी बताइए कुछ भी फिजिकली एक्टिविटी आधे घंटे की जरूर करें। क्या वो महिला है? जी सर। हाँ, तो ज्यादातर ये समस्या 80%, टोटल में 80% हाइपोथायराइडिज्म के जो केसेस हैं वो महिलाओं को ही। जी। तो आप उनको थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश करें। चाहे जैसे भी महिलाओं के मन में ये चला गया है कि किचन में ही हम इतने काम कर लेते हैं कि चलना फिरना क्यों जरूरी है, लेकिन यकीन मानिए चलना फिरना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो वॉक करना बहुत जरूरी है, चाहे किचन में ही वॉक करते रहें, चलते किचन में भी चला जा सकता है। कदम ताल बोलते हैं, सेना में कदम ताल बोलते हैं। ऊपर नीचे पैर करें तो भी फायदा मिलता है, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर आस्किंग वंडरफुल क्वेश्चन। थैंक यू सर। ये सामने लिखा हुआ है, ये लक्षण 50% भी लक्षण है तो थायराइड की समस्या हो सकती है। ये सामने जो लिखा हुआ है, किसी को लगता है ना कि हमें कैसे पता चलेगा, तो एक तो जांच कराने से पता चलेगा। अगर ये लक्षण है, जैसे मैंने बताया ना, थकान हो जाती है, वजन बढ़ रहा है, ठंड बहुत लगता है, स्किन में रूखापन है, बाल पतले हो रहे हैं, पफीनेस है चेहरे पर, आवाज भारी हो गई है ना, सांस फूलती है चलने पर, धड़कन कमजोर है, कब्ज रहता है, पीरियड में कमी है ना, और सर दर्द बना रहता है, उदासी रहती है, बदन दर्द रहता है, तो अंडर एक्टिव थायराइड के ये लक्षण हैं। अंडर एक्टिव यानी ठीक से काम नहीं कर रही। तो ये लक्षण ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लोगों को बताइए। आप देखेंगे कि ज्यादातर महिलाओं में आधे लक्षण मिलेंगे और आपके पास समाधान है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और अभी आगे भी क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जैसे लोग कहते हैं, यूरिक एसिड की भी बात किया सीमा जी ने, तो यूरिक एसिड में कई लोग पूछते हैं कि हमारा जो प्रोटीन पाउडर है ये दिया जा सकता है कि नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही बात तो मैं कह रहा था कि यूरिक एसिड बनता है यूरिया से। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, जैसे यूरिया के क्रिस्टल्स होते हैं वैसे ही यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो जहां जहां जम जाते हैं, खासकर जो हमारा पैर का बड़ा अंगूठा है उसका जो बेस है, वहां पर सूजन और दर्द होता है। ये सबसे बड़ा लक्षण है कि बढ़ा यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है। तो 7 से ऊपर 7 मिलीग्राम पर 100 ml से ऊपर जांच में आता है तो हम मान लेते हैं कि इनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और आजकल यूरिक एसिड की बहुत समस्या है। उसका मेन रीजन है ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक का मतलब वही कि सेल्स, खासकर लिवर की सेल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। तो हमारे लिए अमोनिया भी, यूरिया भी और यूरिक एसिड भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, विषैला पदार्थ है। तो निकल नहीं पा रहा है, ये बन रहा है और निकल नहीं पा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि बने ना, और बने तो निकल जाए। तो बने तो निकल जाए, इसके लिए पानी पर्याप्त पीना चाहिए ताकि फ्लश हो जाए। दूसरा, कम बने तो ये जिनसे बनता है, मैंने बताया कि ज्यादातर चना और राजमा वाली चीजों से ज्यादा बनता है। हमने बताया एक चीज और कि हमारे लिए अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है। तो जो हाई क्वालिटी अमीनो एसिड नहीं है, हमें 9 अमीनो एसिड चाहिए, 9 तरह के एसेंशियल। बाकी
जो हम लेते हैं वो हमारे लिए ओवरलोड होकर काम करते हैं, मतलब उनकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं। जैसे हमने अभी हमारे खाने में जैसे आजकल बहुत ज्यादा मटर है, तो जो एक्स्ट्रा हम खाते हैं तो वो हमारे लिवर पर, वैसे हम कहते हैं भाई हम 2 स्कूप प्रोटीन ले रहे हैं तो कहीं ज्यादा तो नहीं होगा, और कहीं मटर की कुकुरी आ जाती है तो कितना खा जाए, आधा किलो भी खा सकते हैं। तो वो आधा किलो जो लिया गया, तो वो हमारे लिए जो एक्स्ट्रा था वो लिवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसमें का जो जो अमीनो एसिड गया जिसकी जरूरत नहीं थी, उसी को हमें अमोनिया और फिर यूरिया और फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो हम अपना प्रोटीन लेते हैं, वैसे मैं पर्सनली, क्योंकि कितना समझाएं, ये डिटेल बातें, इससे हम सीधे कह देते हैं कि जो आप जानते हैं वही सही। लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी जो प्रोटीन की जरूरत है मिनिमम, वो अगर हम देते हैं तो हमारे शरीर में जो बाकी एंजाइमेटिक एक्शंस हैं, हार्मोन्स हैं, वो बनने लायक स्थिति बनी रहती है। तो अगर हम कोई प्रोटीन नहीं लेंगे तो वो हमारे एंजाइम और हार्मोन कैसे बनेंगे? तो बेस्ट प्रोटीन लेना ही चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो। तो जो चाहे किडनी की स्थिति अच्छी ना हो, चाहे लिवर की स्थिति अच्छी ना हो, चाहे यूरिक एसिड ही क्यों ना बढ़ा हुआ हो, ताकि हमारे बाकी फंक्शंस इंप्रूव हो सकें, होते रहें। तो यूरिक एसिड से किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन अगर अमीनो एसिड शरीर में नहीं है तो शरीर में जान जा सकती है, क्योंकि बाकी चीजें कैसे बनेंगी। तो अमीनो एसिड की आपूर्ति के लिए आल प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन जो ओवरलोड करने वाले प्रोटीन हैं, जैसे हमने नाम लिया, आधा किलो से ऊपर मटर खा जा रहे हैं, चना का घुघरी या जो भी चने का छोला भटूरा में कितना भी खा गए, या राजमा चावल लोग बहुत ज्यादा खा जाते हैं, तो उनसे ज्यादा यूरिक एसिड बनता है। इससे यूरिक एसिड का बनने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये प्री डाइजेस्टेड है, अमीनो एसिड एसेंशियल वाला रोल है। तो ये बातें लोगों को नहीं पता होती हैं, कभी मतलब डॉक्टरों के भी संज्ञान में नहीं रहती जब तक यहाँ उन्हें ठीक से ना पढ़ाया जाए, तो इसलिए लोग सही सलाह नहीं दे पाते, ना ले पाते। लेकिन आप लोगों के पास अब सही ज्ञान है इसका, तो आप लोग सही सलाह लोगों को भी दे सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि यूरिक एसिड उन प्रोटीन से बनता है जो हमारी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा है, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल की जरूरत तो हमेशा रहेगी किसी भी कंडीशन। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट योगेंद्र रोजी जी ने हैंड रेज किया है। जी जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी मुझे अपने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था कि मैंने 3-4 साल पहले, अब मुझे याद भी नहीं मैंने क्यों टेस्ट कराया था, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि थायराइड की मतलब बहुत शुरुआती वो है, लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं ली थी और अपना यही न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट पे ही थी। और इस समय वैसे मुझे कोई, वही एक बार मैंने जब जो हमारा जो कौन सा था रीडिंग वाला सेशन, उसमें मैंने बताया था कि थोड़ा सा मुझे स्वेटिंग और ये सब होता है। अभी विंटर है फिर भी मुझे बीच बीच में वो स्वेटिंग वाला प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसमें भी एक ऐसा सिम्टम था। तो कहीं थायराइड का ही तो नहीं प्रॉब्लम है? मैंने कहा कि ये लक्षण जो सामने आपके दिखाए गए थे, वो लक्षण होते हैं अंडर एक्टिव थायराइड में। ठंड ज्यादा लगेगी, पसीना नहीं आएगा वो हाइपर एक्टिव में पसीना आएगा। दूसरा, हमारे पास आज ही एक पेशेंट आया, मैंने सोचा फोटो ले लेते हैं उसकी जांच का, ताकि आप लोगों से बात कर सकें। तो रिपोर्ट आपको ऐसे आएगी, है ना। और देखिए रिपोर्ट जब आई है तो ऐसे ही सामने लिखा हुआ है T3, T4, TSH। तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है T4 और T3। 80% T4 होता है, 20% T3 होता है। लेकिन ये जो हार्मोन है हमारी सभी सेल्स में डायरेक्ट एक्शन करता है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है बिना रोक टोक के उसके अंदर चला जाता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पर सीधे डीएनए पे काम करता है। लेकिन इस प्रोसेस में सेल के अंदर जाने से पहले T4 का एक आयोडीन निकल जाता है, T3 बचता है, यानी एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो T3 ही है। तो लेकिन फिर भी TSH की जांच होती है, आपने देखा TSH की जांच हुई है, और TSH कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी से। तो इस केस में आप देखें सब कुछ सामान्य है, ये आज ही का है। उन्होंने कहा डॉक्टर हमने खुद ही करा लिया, हमको किसी ने कहा कि आप करा लो, तो हमने कहा ठीक है आपका नॉर्मल है। एक दूसरा केस देखते हैं, वो भी आज ही का है। जो ये दूसरे शख्स आए और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमको तो थायराइड हो गया। लोग खुद ही इतने स्मार्ट हैं, देखिए क्यों करा के आते हैं। तो हमने कहा ठीक है, जो मेडिसिन होती है हमने सजेस्ट की। इसमें उन्होंने देखिए सिर्फ TSH कराया है, कुछ समझदार लोग होते हैं TSH ही कराते हैं। देखिए, और TSH क्या हुआ यहाँ पर, कोई बताएगा क्या है TSH का हाल? थायराइड TSH का हाल क्या है? 15.83 मतलब बढ़ा हुआ है। TSH बढ़ा होने का मतलब ये है कि T3 T4 ठीक से नहीं बन रहा है, यानी थायराइड ठीक से काम नहीं कर रही है। तो लोग समझ नहीं पाते कि TSH तो हमारा बढ़ा हुआ है, वो समझते हैं थायराइड बढ़ा हुआ है।
थायराइड नहीं बढ़ा हुआ है। टीएसएच बढ़ा होने का मतलब होता है थायराइड अंडर एक्टिव है। ये थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। टीएसएच बढ़ा होने का मतलब है टीएसएच थायराइड से नहीं बनता, हालांकि इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को पुश करने वाला, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला, और ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन के तह में होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है टीएसएच। कब होता है ज्यादा रिलीज? जब ये थायराइड ठीक से काम ना करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि T3 T4 ज्यादा बन रहे हो, तब टीएसएच का लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह से डायग्नोसिस होती है कि अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है। ये आज ही पेशेंट आए थे कई सारे, तो हमने सोचा कि आपको दिखाने के लिए बात कर लें। तो ये जांच कराना कोई बड़ी चीज नहीं है। हमने पूछा भी कितना पैसा लगा, उन्होंने 400 रुपए लगे। हमने कहा ठीक है, क्योंकि हम तो ये लोग बाहर से करा के आए थे, हम लोग जहाँ बेचते हैं वहां उनके लिए सारी फ्री सुविधा होती है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी को लगता है कि मेरे अंदर ये लक्षण है, तो आप ये इसका बेनिफिट क्लियर कट कर सकते हैं। अब अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो मेडिसिन क्या चलती है? ब्रांड्स बहुत सारे हैं, लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन के टैबलेट चलते हैं और फिर जिंदगी भर खाने होते हैं। और किसी का अगर ओवर एक्टिव थायराइड है तो कार्बिमाजोल, लेओमर्काजाल, दूसरी तरह के एंटी थायराइड मेडिसिन चलती हैं, तो उस पर आपको नहीं जाना है। दोनों तरह के केसेस में न्यूट्रिशन से मैंने लोगों को नॉर्मल होते पाया है। तो एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट रंजना कुमारी जी ने हैंड रेज किया है। सर मुझे पूछना था कि थायराइड और मसूड़े का कोई कनेक्शन होता है क्या? स्वेलिंग मींस मसूड़ा। देखिए, बिल्कुल कनेक्शन नहीं होता ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मसूड़े के सूजन के मेन कारण है मसूड़े में दांत में इन्फेक्शन होना, दूसरा कारण है विटामिन सी की कमी होना, तीसरा कारण है पेट साफ ना हो। तो पेट साफ नहीं होता तो मुंह भी साफ नहीं होता, चाहे जितना ब्रश करें, और फिर मुंह में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करना चाहते, टाइम नहीं होता। मैं आपको बताऊं, कल मैं जगह से लौट रहा था तो मेरे स्कूटर का तेल खत्म हो गया, तो मैं उसको लगभग 2 किलोमीटर मूव करते आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उसको ढकेल के लाया। और मेरे दिमाग में आया कि जब मैं कहीं जाऊं तो जब भी मौका लगे तो मैं ऑफ कर दूं और स्कूटर को ढकेलूं। फिर मौका आया कि मैं बच्चों को कार में बैठाऊं और उसको भी ढकेलूं, तो इससे डबल फायदा होगा, तेल भी बच जाएगा और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। जहां भी मौका मिले फिजिकल एक्टिविटी करने का ये दवा है, इसका कोई विकल्प नहीं है। न्यूट्रिशन का जैसे कोई विकल्प नहीं है, वैसे फिजिकल एक्टिविटी का भी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हमारी जो परंपरा है थोड़ा हेल्थ कॉन्शियसनेस की नहीं है, वो काम आपके हाथ में होना है, इसलिए हम लोग यहाँ कनेक्टेड। नेक्स्ट मनीषा दास जी ने हैंड रेज किया है। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मुझे थायराइड है और मुझे कम से कम 10 साल से ज्यादा ही हो गया थायराइड। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सर, अगर कभी दवा जैसे मेडिसिन मेरी छूट जाती है, कभी फास्ट रहते हैं तो छूट जाता है, तो क्या वो मतलब नुकसान करता है क्या सर? हमने पहले शुरुआत में बताया कि जो थायराइड का काम है, जी, जो हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में अपना बनाना। जो हम खाते हैं अल्टीमेटली उससे छाया जी बनती है, उससे लक्ष्मीकांत बनते हैं, उससे सभी लोग बनते हैं। तो जो हम खाते हैं, जैसे आपने खाया आलू, आपने खाया मटर, आपने खाया कुछ और, उससे इंसान बनना है। तो उससे इंसान बनने में जो सबसे पावरफुल हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन। वो हर सेल में पहुंच करके अपना काम करता है। अब अगर आपका किसी दिन छूट गया तो याद रखें कि कोई इमरजेंसी हार्मोन नहीं है, वो 3-4 दिन तक हमारे ब्लड में रहता है। तो छूट गया तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन दूसरा मैं कहूंगा, जितना भी डॉक्टर ने डोज बताया उससे थोड़ा कम लीजिए और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। न्यूट्रिशन में नेचुरल बी, ओमेगा, आपका कितना चलता है भाई दीदी? वैसे मेरा तो नॉर्मल ही है, मतलब कभी भी टेस्ट कराया तो नॉर्मल ही आ रहा है। नहीं, आपको जो भी आप एल्ट्रॉक्सिन या थायरॉक्सिन जो भी यूज करती हैं, 50 mg का, नहीं 50 mg माइक्रोग्राम बोलिए, एमसीजी बोलिए। पता नहीं, वो तो उन्होंने यही बोला था सब नहीं तो नहीं खा रहे। नहीं, आपको जानना है, वो डॉक्टर भले ना जाने, आप जानिए। वो माइक्रो हार्मोन बहुत थोड़ा सा ही तो चाहिए, तो जी माइक्रोग्राम होता है। जी। तो 50 माइक्रोग्राम अगर लिखा है तो 37.5 का भी आता है, 37.5 का भी आता है,
25 का भी आता है। तो थोड़ा सा लो डोज में लीजिए और फिजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशन बढ़ाइए। कौन सा न्यूट्रिशन? ओमेगा 3, नेचुरल बी, अश्वगंधा। आप देखेंगे कि डोज कम करने के बावजूद भी आपका लेवल नॉर्मल रहेगा, और फिर धीरे 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 बिना बाहर का हार्मोन लिए आपके थायराइड एक्टिव हो जाए। अगर आप बाहर का लेते रहेंगे तो फिर उसी पर सेट हो जाए। बहुत बढ़िया। तो मेन ये मैंने समझा कि अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो आपका दवाइयाँ छूट सकती हैं, जो कि बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पूनम सरोज जी ने हैंड रेज किया है। थैंक यू सर मौका देने के लिए। सबको नमस्ते। मेरा सवाल सर ये था कि जैसे भी आपने जो बताया शुरू में, जो अंडर एक्टिव थायराइड के लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण मेरे अंदर हैं, और इस समय जो मेरी दवा चल रही है वो 75 mcg की चल रही है। तो हमको बस ये जानना था कि अभी आपने जितने सारे ये सप्लीमेंट्स बताए हैं, क्या वो सारे सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं या उसमें से कुछ ले सकते हैं, और अगर हम रेगुलर ले तो क्या हमारी दवा बंद हो सकती है? अब देखें, थायराइड ग्लैंड सेल से बना है, थायराइड ग्लैंड सेल से बना। तो जब हम उसको स्टिमुलेट करेंगे और जो उसको चाहिए होगा वो देंगे, तो जाहिर सी बात है वो वही काम करने के लिए बनी है। लेकिन अब अगर हम उससे वो काम नहीं लेंगे, बाहर से देने लगेंगे, तो उस पर डिपेंड हो जाएगी। तो आपको निश्चित फायदा होगा। डोज अपने से थोड़ा कम करिए। जैसे आप अभी कितना लेती हैं? 75? जी जी 75। हाँ, तो आप धीरे धीरे करके खुद ही जांच कराना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। थायराइड प्रोफाइल आप कभी भी करा सकते हैं। जी फिजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशन ऐड करिए, और कुछ खाना, जैसे मैंने बताया, अगर किसी को गोभी बहुत पसंद है तो कुछ दिन गोभी को कम कर दें और अच्छे से बॉयल करें, या ना भी खाएं तो अच्छा है। गोभी प्रजाति की चीजें थोड़ा कम, थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उनमें एंटी थायराइड एजेंट्स होते हैं। जी सर, इसमें जो आपने नेचुरल बी बताया, जैसे तो उसको एक ही ले सकते हैं या 2 टाइम ले सकते हैं? जैसे अश्वगंधा एक सुबह शाम लेना है, और ओमेगा जो है कम से नेचुरल कम। भी जिनको भी थायराइड की समस्या है कम से कम 3 बार लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पीयूष एंड सविता रंजन जी ने हैंड रेज किया है। जी डॉक्टर साहब। जी जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको थायराइड की समस्या है, तो हाइपर थायराइड का केस है, तो ऐसे टाइम में जो है उनको क्या सप्लीमेंट सजेस्ट किया जाए? और ठीक है। दूसरा एक सवाल और है डॉक्टर साहब, दोनों में एक बात बता देता हूँ। जी जी। क्या जो है ये बढ़ा हुआ थायराइड जो है, थायराइड का लेवल यानी T4 और T3 का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, अगर तो ऐसे में क्या इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम और पोटेशियम के लेवल को भी प्रभावित करता है ये? हाँ, करता है। तो पहले चीज को हम कवर करेंगे। थायराइड में बहुत तरह के फंक्शन हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से एक आपने बोला कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग जी जी। प्रेगनेंसी अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इससे बच्चे की भी ग्रोथ पे फर्क पड़ता है और मदर को भी। और ज्यादातर लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान ही थायराइड का या तो डिटेक्शन होता है या प्रिसिपिटेशन होता है। वैसे तो जांच नॉर्मली होती नहीं, तो प्रेगनेंसी के दौरान ही जांच होती है। जी तो ये पाया गया है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती अगर मदर को थायराइड की समस्या है। तो ये न्यूट्रिशन तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन हर हाल में जो रेंज है मेंटेन रखना है। रेंज है का मतलब जो नॉर्मल रेंज है थायराइड और T3 T4 का, TSH का, वो मेंटेन रखना है। अगर न्यूट्रिशन से, देखिए, एक तो टेंडेंसी है कि मैं महिला हूं तो मुझे फिजिकल एक्टिविटी उतना नहीं करना चाहिए, और अगर मैं प्रेग्नेंट महिला हूं तो मुझे तो हिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं। तो और कम फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो ये माइंडसेट की वजह भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिजिकल एक्टिविटी प्रेगनेंसी में बढ़ानी चाहिए, इससे नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। जब फिजिकल एक्टिविटी होती है तो पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रांग होती हैं, लेबर पेन बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो खैर, एक लाइन में न्यूट्रिशन फायदा करेगा, लेकिन न्यूट्रिशन कोई नहीं ले रहा है, कम ले रहा है, तो कैसे भी करके थायराइड लेवल मेंटेन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत तरह की दिक्कतें बच्चों को होती हैं। बच्चों का विकास प्रभावित होता है, बच्चे ठीक से ग्रो नहीं कर पाते, और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स बच्चों में हो जाती हैं। तो नो डाउट
न्यूट्रिशन फायदा करेगा प्रेगनेंसी में भी, लेकिन अगर कोई न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहा है, लेना नहीं चाहता, तो भैया जिस भी लेवल पर है उसको थायराइड मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर न्यूट्रिशन लेंगे तो नो डाउट बच्चे को भी फायदा करेगा, ओमेगा 3 मदर को भी फायदा करेगा, नेचुरल बी मदर को भी फायदा करेगा, बच्चे को भी फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि जो B12 है और जो आजकल शंकर जी पैदा हो जाते हैं, शंकर वंकर जी कोई नहीं पैदा होता, मदर में जब B12 की कमी होती है, मदर में जब फॉलिक एसिड की कमी होती है, तो इन न्यूट्रिशन के गैप की वजह से तकलीफें हो जाती हैं। और लोग समझते हैं कि शंकर जी पैदा हो, तो वो जो शंकर जी दिखते हैं बिना सर के, ब्रेन नहीं बन पाता। ब्रेन क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि न्यूट्रिशनल गैप था मदर में। पीठ पे फोड़ा हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो स्पेशली जब बच्चा प्लान कर रहा हो उस समय से ही आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज में लोग लेते हैं, और यहाँ भी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं पैदा होने के पहले ही फॉलिक एसिड, पैदा होने के पहले ही, बच्चा कंसीव होने के पहले ही B12, ओमेगा 3 ये सब देना चाहिए, ताकि स्पर्म और एग अच्छे से बने, एंडोथेलियम में जहां पर इम्प्लांटेशन होना है यूटेरस में, उसका भी अच्छे से विकास हो सके और अच्छी संतान का, हेल्दी संतान का जन्म हो सके। एक और सवाल था पीयूष जी का शायद कि क्या इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ पूछ रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेफिनेटली जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो हो सकता है। नेक्स्ट संगीता सरोज जी ने हैंड रेज किया है। संगीता जी अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, तो नेक्स्ट कमल शर्मा जी, कमल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जैसा भी सवाल पूछा मित्र ने कि अगर माँ को हाइपोथायराइडिज्म है तो जो बच्चे होंगे उनको बहुत सारी समस्याएं होंगी, इसलिए प्रेगनेंसी में सभी मदर्स का थायराइड की जांच कराना चाहिए, इनफैक्ट पहले से ही कराना चाहिए। तो जो बच्चे हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित होते हैं उनके ये लक्षण है, ठीक से वो दूध नहीं पी पाते, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, वजन नहीं बढ़ता, कब्ज रहता है, जल्दी मतलब देर से खड़े हो पाते हैं, उनकी स्किन ड्राई होती है, जीभ थोड़ा सा बाहर निकली रहती है, उनको जो नाभि में हर्निया होने की संभावना होती है ना, कहते हैं ढोंडी निकली रहती है। तो वो वही बच्चे होते हैं जिनकी मदर की समस्या, और फिर वो बच्चों में भी आ जाता है, थायराइड का प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाया मदर में भी बच्चे में भी, तो ये दिक्कतें होती हैं। जिनके भी बच्चे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें और उनको बताएं। और आज की डेट में ज्यादातर बच्चों को ये समस्याएं हो रही हैं, ठीक से दूध नहीं पी पाते, अच्छे से बढ़ नहीं रहे हैं, वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आप उन्हें बताएं तो अपना बच्चे का भी थायराइड चेक करा सकते हैं। सर आप कुछ पूछ रहे थे। नेक्स्ट कमल शर्मा जी ने हैंड रेज किया। कमल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, जैसे अगर T3, T4 और TSH तीनों ही अगर नॉर्मल रेंज में है, तो क्या ये जो दवाई जो ले रहे हैं इसको स्टॉप किया जा सकता है और हम न्यूट्रिशन पे आ जाएं तो? ये डिपेंड करता है कि T3, T4, TSH तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी थायराइड हार्मोन ले रहे हैं, राइट जी। तो थायराइड हार्मोन जितना भी ले रहे हैं उसका डोज घटाएं, न्यूट्रिशन ऐड करें, एकदम से हार्मोन टैबलेट बंद ना करें। अभी जिसको भी चल रहा है उसका डोज धीरे धीरे घटाएं, जैसे अलग अलग डोजेस में आता है, 12.5 में भी आता है, 25 में भी आता है, 37.5 में भी आता है, 50 में भी आता है, 62.5 में भी आता है, 75 में भी आता है। ये इसीलिए आता है कि धीरे धीरे कम या ज्यादा करना बेहतर होता है, एकदम से बंद नहीं करना। नेक्स्ट मुमताज आलम जी ने हैंड रेज किया है। जी हेलो जी वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। पूछिए पूछिए, आप पूछिए। हाँ, कह रहे थे डॉक्टर साहब ना कि थोड़ा हम पेट से कुछ रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं अपने वाइफ के बारे में। जी पूछिए। कि जैसे यूरिन बैग उनको 15-16 साल से 14 साल से लगा हुआ है, ठीक है, उसमें हम हर 15 दिन पे उसको चेंज करते हैं, लेकिन उसमें कचरा बहुत ज्यादा मतलब आती है, जिससे जैसे कभी कभी ब्लॉक भी हो जाती है, जिसके कारण उसके पेट पे कुछ असर हो सकता है भी है ना सर, ये पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब।
यूरो बैग लगा हुआ है, कैथेटर लगा हुआ है, उससे पेशाब होती है, राइट? जी जी जी। क्यों ऐसा हुआ? महिला में तो नॉर्मली कम लगता है, ऐसा क्यों किया गया? नहीं, एक्सीडेंटल केस है जिसमें वो बेड पर ऑलरेडी एक्सीडेंट, पूरा होती है। एक्सीडेंट हो गया। तो जी। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? जानना ये चाहते हैं कि कचरा क्यों इतना ज्यादा आते हैं सर, बहुत ज्यादा। यूरिन बैग जैसे लगाने के बाद 2-4 दिन के बाद ही मतलब उसमें से गंदगी आना स्टार्ट हो जाती है। ध्यान से सुनिए, ये हमारा जो टट्टी और पेशाब का रास्ता है, कचरा निकालने के लिए ही तो है। जी। तो निकल रहा है, इसका मतलब ठीक काम कर रहा है, अच्छा। तो उसके लिए परेशान ना हो। हमारी यूरिया मतलब यूरिन में 1 लीटर में लगभग 10 ग्राम यूरिया होता है। 1 लीटर में लगभग जी 9 से 10 ग्राम यूरिया होता है। जी और इसीलिए तो किसी पौधे पर हम पेशाब बार-बार डालें तो पौधा जल सकता है, जल जाता है। जी वो यूरिया निकलना है ना उससे, जी। तो निकलेगा लेकिन तब। ऑलरेडी वो बेड पर भी है डॉक्टर साहब, तो जैसे जी। उसको जैसे चलना तो है नहीं, मूव तो नहीं करती है जरा सा भी, तो गैस हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा बनती रहती है उसको। तो उसमें इसमें पाउडर कैमिनो का तो यूज कर रही है, लेकिन इसमें कौन सा बेहतर रहेगा जो उनको गैस न बने, बेड पर एनी टाइम रहती है 24 घंटा। बिल्कुल। तो आप उनको गैस कम बने, इसके लिए बोलिए कि जो भी खाना आप देते हैं, मुँह में 32 बार चबाए, निगले ना, तो आधा गैस तो ऐसे ही कम हो जाएगी। दूसरा, उनको AVH और मिल्क थिसिल ऐड कर दीजिए सुबह-शाम, गैस से फायदा हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट लता विमल जी ने हैंड रेज किया है। विमल जी, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और मेरे 2 बच्चे हैं, से बेटा 10 साल का है और बेटी अभी 6 साल की है। क्या आगे उनको भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है कि इन फ्यूचर? जी, हो सकती है। और अगर उनको होती है तो हम उनको भी यही सेम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं या हम बच्चों के लिए कुछ और सप्लीमेंट दे सकते हैं? बच्चों को बच्चों वाले सप्लीमेंट दीजिए। कौन-कौन से सर वो? बड़ा बच्चा कितना साल का है? सर वो तो 10 साल का हो चुका है वो। उसको तो हम ओमेगा 3 वैसे देते हैं उसको अभी हम। तो ठीक है, बड़े बच्चे को अगर उसका वजन 30 से ऊपर है तो पीडीओ दीजिए। जी, जी। और छोटे बच्चे को किड्स ड्रिंक और DHA-ME दीजिए। ठीक है सर। और फिजिकली एक्टिव रखिए। नेक्स्ट पीयूष जी ने हैंड रेज फिर से किया। पीयूष जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैडम छूट गई थी, उनका कुछ क्वेश्चन है। नमस्कार सर, मेरा भी एक सवाल है और जी, मुझे वेलकम। जो है थायराइड है, 100 माइक्रोग्राम की मैं लेती हूँ टैबलेट एक गोली लेती हूँ मैं सुबह खाली पेट। और जी, मैं जी। ये जानना चाह रही थी कि जैसे आपने अभी बताया कि सरसों प्रजाति के चीजें नहीं लेनी चाहिए, वो भी नहीं खाना चाहिए, तो क्या सरसों का इनमें तेल भी? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बताया ना कि सरसों प्रजाति जी। वाले सब्जियों में, तेल में, तने में, पत्ती में एंटी थायराइड कंपोनेंट्स पाए गए। तो वैसे भी अगर जब हम प्रोसेस करते हैं तो उनका इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन जिनको 100 माइक्रोग्राम या इससे ऊपर चल रहा है, तो उनको इन चीजों से अगर बचते हैं और न्यूट्रिएंट सही मात्रा में लेते हैं तो थायराइड का फंक्शन इंप्रूव हो सकता है। जी सर। उसमें से नो डाउट ऑयल भी आता है। जी, तो कौन सा तेल यूज करें सर फिर सरसों का तेल ना खाएं तो? MOA में एक और तेल आता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑलिव ऑयल। कोकोनट ऑयल। ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से। कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, वो इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और ऑलिव ऑयल नो डाउट यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी आता है। जी सर, थैंक यू सर। लास्ट विमल लता जी ने फिर से हैंड रेज किया। लता जी और कुछ पूछना चाह रही हैं? हेलो जी, वेलकम। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी लता ने पूछा था क्वेश्चन, उसी पे मेरा था कि बेटे का एक्चुअल में वेट जो है 55 kg है और वो अभी एक्टिविटी तो काफी अच्छी करता है, बट उसका वेट कुछ कम करा जा सकता है सप्लीमेंट के थ्रू? 10 ईयर का बहुत अच्छा बेटा है। सवाल है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हमारे फैट जो हमारी बॉडी में होती है, फैट के जो टिश्यू होते हैं उन्हें एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। वहां से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं लेप्टिन। वो हार्मोन क्या करता है कि भूख कम करने का काम करता है। जी। और हमारी आंत में एक और हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं ग्रेलिन। वो भूख बढ़ाने का काम करता है। तो ध्यान से सुनिए, जब आसपास हमारी मसालेदार खुशबू आती है
तो घ्रेलिन रिलीज हो जाता है, कुछ बन रहा है किचन में, तो और जब घ्रेलिन रिलीज हो जाता है तो हमें पेट अब जैसे भरा हुआ है फिर भी खाने का मन करेगा, क्यों? हंगर हार्मोन रिलीज हो गया। तो हंगर हार्मोन रिलीज हो जाता है, पेट भरा रहता है, तो भी हम खाते हैं, वजन बढ़ाते हैं। तो देखिए, कोई ऐसी खुशबूदार चीज नाक से गई या सुंदर चीज खाने वाली आंख से देखी, नाक से गई, तो ऑटोमेटिक वो हंगर हार्मोन रिलीज हो जाता है और हम खाते हैं, वजन बढ़ता है। एक कारण वो भी है। तो इसीलिए खाना तो वो मतलब हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ वो खाता रहता है, और ऐसा भी नहीं कि जंक फूड ही खाता हो, उसको रोटी सब्जी दाल कुछ भी मिल जाता है, वो सब कुछ खाता है। और बस यही है, फूडी बहुत ज्यादा है और वर्क भी करता है उसके हिसाब से, लेकिन तो वेट अभी उसका 55 केजी है। 10 केजी का बच्चा अगर उसका बढ़ रहा है वजन, तो आप चेक करा लो, हार्मोनल चेकअप करा लीजिए। तो मैंने बताया ना कि वेट के लिए भी और भी चीजें हैं, जैसे हमने बताया ना कि आसपास अगर माहौल ऐसा है, जैसे हलवाई बहुत कम खाता है लेकिन माहौल ऐसा है, खुशबू आ रही तरह तरह की, तो उसका पेट निकल ही जाता है। क्यों? क्योंकि जो घ्रेलिन है वो यानी हंगर हार्मोन है, वो लगातार रिलीज हुए जा रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा है आसपास का। तो अगर आसपास कोई माहौल ऐसा है, बढ़िया खाना दिख रहा है, तो देख के ही मन करता है। ऐसी साउंड भी होती हैं जिनसे घ्रेलिन रिलीज होता है, जैसे कहाँ पर टिकिया तली जाती है तो बार बार वो आवाज करता है, टन टनाटन। तो वो टन टनाटन कान में गया तो अच्छा फील कराता है, वो घ्रेलिन रिलीज हो जाता है। तो फुल्की या इस तरह की चीजें जो लोग खाते हैं, फिर वो खाते चले जाते हैं। तो मतलब केवल थायराइड जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारी चीजों के और भी चीजें हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देखा जा सकता है। फिर भी लेकिन अगर बच्चे का वजन 10 साल में 50 प्लस हो रहा है, तो एक बार चेकअप हार्मोनल करा लेना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है उसका हम लोग समाधान करेंगे। नंबर 1, चेकअप नहीं कराना चाहते, न्यूट्रिशन से ठीक करना चाहते हैं, तो देखिए प्रोटीन बच्चा कितना ले रहा है। प्रोटीन की कमी से भी क्रेविंग होती है, बार बार खाते हैं। न्यूट्राइट डेली कितना ले रहा है। ग्रोइंग बच्चों में न्यूट्राइट में जो विटामिन पाए जाते हैं उनकी जरूरत ज्यादा होती है। तो अगर बच्चे का वजन 50 हो गया है, तो एडल्ट वाला आप डेली कम से कम 2 बार दीजिए। फिर देखिए ओमेगा 3 कितना जा रहा है। अभी हमने कहा कि ओमेगा 3 हमारे पास रामबाण है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने का। ये केवल हार्ट हेल्थ या केवल स्किन हेल्थ नहीं, ऑटो इम्यून डिसीजेस में मेजर रोल है इसका, और जिनका कोई बाहर इलाज नहीं है। तो ये चीजें ऐड करें, इंश्योर करें, अपने हाथ से खिलाएं, केयर्ड महसूस कराएं। बच्चे जब 10 साल के हो गए तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी अब हम सभी उस उम्र से गुजरे हैं। तो जब हार्मोनल चेंजेस होते ही होते हैं, प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, टीनेज की अवस्था आने लगती है, तो भी समझ में नहीं आता क्या करें, तो कहीं ना कहीं उसको खाने पे कभी कभी ध्यान जाता है। तो खेल में अगर इन्वॉल्व करते हैं या कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, डेफिनेटली उसका फायदा हो। बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त जानकारी मिली, और हम लोगों को इतनी सारी चीजें जानने का मौका मिला। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम लोग एक बढ़िया सी क्लैप कर सकते हैं डॉक्टर साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम दिया, इतनी चीजें हम लोग को बताई। और नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। और ये सारी जानकारी जो आपने ली है, इसको आपको खुद तो इम्प्लीमेंट करना ही है, लेकिन दूसरों को भी अवेयर करना है। जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको बताना है, जिससे वो भी हेल्दी रह सकें और आप खुद को भी हेल्दी रख सकें। और देखिए कितना बढ़िया, तो इस जानकारी को जरूर आप लोग दूसरों के साथ शेयर करिए। और बहुत बढ़िया लगा, आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो एक बार फिर से हम सभी की तरफ से डॉक्टर साहब को थैंक यू, और सभी लोगों को गुड नाइट। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर से मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद हमें अवसर देने के लिए। ऑल द बेस्ट।